सफरिंग इज कार्मिक। अगर आपने किसी लाइफ में उनको दर्द दिया है और आपको उससे लेसन सीखना है तो आपको वो दर्द के थ्रू जाना ही पड़ेगा। वो आपके सोच में रहेंगे। फिर भी आप उस रिलेशनशिप से निकलते हुए डरते हो, आपका दिल दुखी होता है, आप में हिम्मत नहीं होती निकलने की। लेकिन एनर्जीज तो वही है ना, वो ही पैटर्न उनका चलता रहेगा। पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। लोग ना आते ही नहीं है, वो इतने पेन में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं, ईज चूज नहीं करते कि ये तो एक अनदेखा रास्ता है, डिस्कंफर्ट फील होगा तो हम कैसे इस पे चले जाएं। बोलो ना कि मैं डिजर्व करता हूँ बहुत अच्छा पार्टनर। बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझो, पहचानो और तब अपनी रिलेशनशिप में जाओ। बोलने से बहुत चीजें ठीक हो जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती है। तक आप खुद अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, जब तक आपको जरूरत महसूस नहीं हो रही है, तब तक किसी को रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि सच बात है, रिस्पेक्ट करो एक दूसरे की, आप एक दूसरे की स्पेस को ऑनर करो। पार्टनर्स बार बार मिलते हैं तो अपने उन पैटर्न को पहचानो, उसके ऊपर काम करो। क्योंकि अगर आप उसे ठीक नहीं करोगे तो वो आपका लूप चलता रहेगा, आप उसमें रह ही नहीं पाओगे, फिर आपको नहीं मिलेगी अच्छी रिलेशनशिप। एंड ऑफ द डे आपकी जर्नी अपने साथ है। कोई भी आएगा, वो कुछ टाइम के लिए आएगा, आपको सिखाएगा और चला जाएगा। कोई भी परमानेंट नहीं रहता है। तो जरूरी नहीं है कि आप हर बार कार्मिकली ही ला रहे हो, पास्ट लाइफ से ही ला रहे हो। ये तो आपका माहौल बहुत कुछ डिसाइड करता है, आप जिसमें पले बड़े हो। ये चीज ना कई बार बहुत ही सफोकेटिंग होती है कि आपको फ्रीडम दी ही नहीं जाती। बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए स्टैंड लो। ऐसे लोगों को ना सबसे पहले अपनी ग्राउंडिंग अच्छी करनी चाहिए। टॉक्सिसिटी किसी भी लेवल पर एक्सेप्ट मत करो। प्लीज ऐसे लोगों को अगर आपको ब्लॉक करना पड़े ना कर दो, चाहे वो आपके अपने नियर एंड डियर वंस ही क्यों ना हो। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ अग्रवाल और आज एक और बड़ा दिलचस्प पॉडकास्ट लेके मैं आपके साथ हाजिर हो चुका हूँ। आपकी लाइफ में कई बार ऐसा हुआ होगा कि बहुत सारे लोग आते हैं और आप उनसे अटैच हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो चले जाते हैं, मगर आप स्टिल उनसे अटैच रहते हैं। क्या कारण है इसका? क्यों हम अटैचमेंट से दूर नहीं हो पाते? क्यों हम डिटैच नहीं हो पाते हैं? क्यों हम उन सारी चीज़ों से निकल नहीं पाते हैं? क्यों हम फंसे रहते हैं उसमें? कैसे हम उनसे निकल सकते हैं? डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो पार्ट ज़रूर आया होगा, एक फेज़ ज़रूर आया होगा। और इन सभी चीज़ों पर, हमारे सवालों पर जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वर्षा संगल जी, जिनके साथ हम पहले भी पॉडकास्ट कर चुके हैं और मुझे लगा इन सारी चीज़ों के लिए वो सबसे बेस्ट पर्सन है। सो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आज की पॉडकास्ट। थैंक यू। कैसे है मैम? बहुत बढ़िया। तो आज का जैसे टॉपिक है हमारा, और मुझे लगा कि क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं तो मुझे लगा कि इस वाले टॉपिक पे आपसे बेहतर मुझे कोई नहीं गाइड करने वाला है। और हमारे जो दर्शक है उनको तो डेफिनेटली आज मजा आ जाने वाला है कि इतने सारे सवालों के जवाब मैं पूछने वाला हूँ आपसे। ऋषभ, हमारा पहला पॉडकास्ट भी बड़ा अच्छा गया था, जो रेड फ्लैग्स पे रिलेशनशिप को लेकर हमने किया था। वो भी बहुत डीप इनसाइट्स वाला था, लोगों ने उसे भी बड़ा पसंद किया। बिल्कुल बिल्कुल। सो मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा, कई बार हमारे लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं, आके चले जाते हैं, लेकिन हम उनसे डिटैच नहीं हो पाते, अटैच रह जाते हैं। क्या कारण है? और हमको पता होता है कि हमें डिटैच होना है, डिटैच होना ही एक सोल्यूशन है और ज़रूरी भी है, लेकिन फिर भी हम वहाँ अटैच रहते हैं, लेकिन दूसरा पर्सन निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है ऋषभ? क्योंकि ना देखो, ये तो सच है कि आप कुछ पास्ट लाइफ कर्मा उनके साथ लेकर आ रहे हो। वो आपको कुछ लेसन सिखाने आए हैं। सफरिंग इज कार्मिक। अगर आपने किसी लाइफ में उनको दर्द दिया है और आपको उससे लेसन सीखना है तो आपको वो दर्द के थ्रू जाना ही पड़ेगा। वो आपके सोच में रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि सफरिंग इज रिलेटिव। आपको वो अपना कार्मिक उनके साथ कंप्लीट करना ही है। वो है नहीं है, होते हुए भी आपने कई बार देखा होगा रिलेशनशिप, आप बहुत पैथेटिक रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा अब्यूज़ आप हर तरह का बर्दाश्त कर रहे हो, वर्बल, फिजिकल, कैसा भी हो सकता है, फिर भी आप उस रिलेशनशिप से निकलते हुए डरते हो, आपका दिल दुखी होता है, आप में हिम्मत नहीं होती निकलने की। आपने सुना होगा ये बहुत लोगों से।
क्यों रहते हैं? क्योंकि फिर वो पास्ट लाइफ कनेक्शन आ जाता है, वो फियर है, चाहे वो अटैचमेंट है। अटैचमेंट भी कई बार ना वो बड़ा दुख वाला होता है कि ठीक है, मुझे ये आदमी परेशान कर रहा है, सब कुछ है, फिर भी मैं इसे नहीं छोड़ सकती या छोड़ सकता। स्पाउस के साथ या भाई बहनों के साथ, सिबलिंग्स के साथ ऐसा हो जाता है ना, जैसे माँ बच्चे का भी होता है, पेरेंट्स के साथ भी होता है कि नहीं बन रही है, पर नहीं छोड़ा जाता है। अगर वो सफरिंग है उस रिलेशनशिप में और वो कार्मिकली आ रहा है, वो आपको कंप्लीट करना ही पड़ता है। और कई बार इसमें ना फिर दूसरी सिचुएशन ये आ जाती है कि अगर आप ऐसे माहौल में पले बड़े हो जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा क्याउस देखा है, आपने देखा है कि हर वक्त रिलेशनशिप डिस्ट्रक्टिव ही रही है, डिसफंक्शनल फैमिली है, तो आपके न्यूरॉन्स वैसे, माइंड ना वैसा ही सेट हो जाता है। और आप उसी तरह के पैटर्न के जीने के आदि हो जाते हो और वैसा ही लूप में बन जाते हो और वही एनर्जीज आप फिर सक करते हो, अट्रैक्ट करते हो। ऐसे ही लोगों को आप अपनी लाइफ में लोगे जो आपको वैसे ही पेन्स देंगे जिनमें आप पले बड़े हो। तभी तो कहा जाता है ना कि आपकी सराउंडिंग्स, आपका एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है किस तरह की आपकी आगे की लाइफ जाएगी। तो बहुत जरूरी है कि लोग इन पैटर्न्स को समझे। कई बार कार्मिक नहीं होता, मान लिया, लेकिन फिर वो जिस माहौल में पले बड़े हैं वो बहुत मैटर करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसे हटा नहीं सकते। आप तो जानते हैं ऋषभ, हम तो बैक ऑफ द कैमरा काफी इस बारे में बात करते हैं। जो मेरी क्लासेस होती है एक्सेस कॉन्शियसनेस की, आकाशिक रिकॉर्ड्स की, उसको आप पहचान लो, समझ लो, और फिर उससे निकल भी सकते हो। आपकी चॉइस है कि आप उससे कितना निकलना चाहते हो। 30% मैंने मान लिया आपका एनवायरमेंट है या पास्ट लाइफ है आपकी कंपेल आपको कर रही है, लेकिन 70% आपको फ्री विल भी दी जाती है हर चीज में, आप उससे निकल भी सकते हो, लेकिन हम निकलना ही नहीं चाहते हैं। राइट। तो जैसे आपने बताया कि वैसी ही एनर्जीज को हम अट्रैक्ट करने लगते हैं, क्या यही रीजन है कि सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये रिपीटिशन होता है? आप देख लो ना, डिवोर्सेस होते हैं, वो फिर उनका दूसरा डिवोर्स, तीसरा डिवोर्स, चौथा, मतलब या मैरिज उनकी हो ही नहीं पाती है सक्सेसफुल, वो रह ही नहीं पाते हैं अपने मैरिज में, रिलेशनशिप में, या एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर पे स्विच करेंगे, तीसरे पार्टनर पे, वो स्विच करते रहेंगे, लेकिन एनर्जीज तो वही है ना, वो ही पैटर्न उनका चलता रहेगा। फिर वो कहते हैं मुझे हर बार ही ट्रस्ट इश्यूज है पार्टनर को लेकर, मुझे हर बार ही डिच मिलता है, मुझे हर बार ही ये ही मेरा पैटर्न चला रहा है, उसने भी ऐसे किया, इसने भी ऐसे किया, इसने भी ऐसे किया, मुझे तो शांति ही नहीं मिलती है। एंटी डिप्रेसेंट्स पे आ जाते हैं लोग, समझ ही नहीं पाते हैं क्या होता है। जब मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ तब मैं उनसे कहती हूँ कि देखो, क्या बचपन से ऐसा हो रहा था, तुम ऐसे माहौल में पले बड़े थे, अगर तुम रिश्तेदारी में थे, क्या तुमने ऐसा देखा है? माइंडसेट तुम्हारा वैसा ही बन जाता है, न्यूरॉन्स तुम्हारे ब्रेन के इलेक्ट्रिकल जो चार्ज देते हैं वो सारा उसी पैटर्न पर आ जाता है। आपको बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ता है क्योंकि उसी पैटर्न में आप जी रहे हो फिर अपनी जिंदगी में। ओके, सो इससे निकलने के लिए क्या किया जा सकता है? देखो, सबसे पहले तो ना आपको पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। लोग ना आते ही नहीं है, वो इतने अब लोगों को ना यहाँ पे ये कुछ बातें ना मेरी बड़ी अजीब लगेंगी, पर मैं आपको सच बताऊं, वो पेन में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो ईज चूज नहीं करते कि ये तो एक अनदेखा रास्ता है, डिस्कम्फर्ट फील होगा तो हम कैसे इस पे चले जाएं। पर हमेशा ही आपको ऐसे, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो और आपका पैटर्न बन गया रिलेशनशिप में, तो हाईली रिकमेंडेबल है कि प्लीज इसको पहचानो और किसी एक्सपर्ट की राय लो। अगर आप किसी एक्सपर्ट की राय लेने में भी डरते हो तो क्या करो, एक पेपर पेन लेके बैठ जाओ। जनरली कोशिश करो कि व्हाइट और ब्लू पेन लो, क्योंकि उससे आपका माइंड फैमिलियर होता है, और उससे लिखना शुरू करो कि मेरे ये पैटर्न्स हैं, मुझे हर बार रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ। फिर साइलेंस में बैठ जाओ, देखो क्या ये आपका इस लाइफ से आ रहा है। जनरली इस लाइफ में भी ना, अगर ठीक है, अगर पास्ट लाइफ भी आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा, पास्ट लाइफ आप नहीं देख पा रहे हो, रिग्रेस नहीं कर रहे हो खुद से, लेकिन प्रेजेंट लाइफ में कुछ ऐसे आपके पॉइंटर्स होंगे जो उसे बार बार हैमर कर रहे होंगे, तो उसे ऑनेस्टली आपको खुद से पहचानना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ना ऑनेस्ट बहुत रहना पड़ेगा, उसे लिख लो और लिखने के बाद ना उसको कहो कि अब मैं इसको कॉन्शियसली चेंज करना चाहता हूँ, पास्ट को रिलीज करके प्रेजेंट मोमेंट में कॉन्शियसली चूज करना चाह रहा हूँ अपने लिए। बोलो ना, ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विद ईज जॉय एंड ग्लोरी। बोलो ना कि मैं डिजर्व करता हूँ बहुत अच्छा पार्टनर, या करती हूँ, जो भी आपका जेंडर है, मैं बहुत डिजर्व करती हूँ अपने लिए एक लविंग हार्मोनियस रिलेशनशिप। आप तब तक अच्छी रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते ऋषभ, जब तक कि आप खुद अपने साथ पायस रिलेशनशिप में नहीं हो। राइट, आप समझ रहे हो? आप खुद पेट्रिफाइड होकर रिलेशनशिप लोग चूज करते हैं, सॉलिट्यूड में जाके नहीं करते। सॉलिट्यूड में मतलब आप साइलेंस में अपने साथ एंजॉय कर रहे हो, तब आपको वैसा ही पार्टनर अट्रैक्ट करोगे जो आपके साथ क्वालिफाई कर सकता है आपकी क्वालिटीज को और उसे 100x ले जाएगा।
जहाँ पे साइलेंस मिलके एक बहुत अच्छी क्रिएशन हो जाती है। लेकिन पेट्रिफाइड लोग फियर में, हम अकेले नहीं रह सकते, हमें डर लगता है, फेयरफुल होकर रिलेशनशिप में जाते हैं, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती है। बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझो, पहचानो और तब अपनी रिलेशनशिप में जाओ। अपने साथ बैठना शुरू करो, वो पैटर्न्स लिखो जो आपके हैं, कॉन्शियसली कहो कि अब मैं इन्हें अलग कर रहा हूँ। बोलने से बहुत चीज़ें ठीक हो जाती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। प्लीज़ इसको इस तरह से बोलो, मैं अपने आप को अलाउ कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मैं डिजर्व करती हूँ एक बहुत अच्छी हार्मोनियस रिलेशनशिप अपने साथ और अपने पार्टनर के साथ। यूनिवर्स मुझको दो, खुल के मांगो। हम लोग मांगते ही नहीं हैं, हमें मांगने में भी शर्म आती है क्योंकि सोसाइटी हमें सिखाती नहीं है। जब तक आप मांगोगे नहीं, आपको मिलेगा भी नहीं। लेकिन आप डेस्पिरेशन की एनर्जी से मांगते हो, हाय मैं अकेले कैसे रहूंगा, अकेले रहना बड़ा मुश्किल है, मुझे कोई पार्टनर चाहिए। और आजकल कुछ सोशल प्रेशर भी होता है। अगर आप देखो यंगस्टर्स हैं, इसका भी बॉयफ्रेंड, उसका भी बॉयफ्रेंड, इसकी गर्लफ्रेंड, तो मुझे भी चाहिए। सीरियसली, क्या तुमको चाहिए या तुमको अपनी प्रेजेंस में तुम खुश हो? जब तक तुम खुद उसको क्वालिफाई नहीं करोगे, दूसरा आदमी अगर तुम्हारी स्पेस में आ भी गया तो वैल्यू एडिशन नहीं करेगा। राइट। ये चूज करना पड़ता है। लोग चॉइस करने में भी डरते हैं, अनाप शनाप चॉइस करके बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें एक शो ऑफ, ये भी एक शो ऑफ बिजनेस है कि मैं एक रिलेशनशिप में हूँ। अच्छा लगता है ये लिखना कि आई एम इन अ रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप। आप सोशल मीडिया पे देखो ना, यंगस्टर्स कितना ये सब लिखते हैं। राइट। क्या सीरियसली वो आपको कुछ दे रहा है? नहीं दे रहा है तो प्लीज अपने लिए खड़े हो जाओ। सो कई बार ऐसा मैंने देखा, एक सवाल भी मुझसे पूछा गया कि क्यों ऐसा होता है कि हम जब कोई भी काम कर रहे हो, किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं या कोई पार्टनरशिप में जा रहे हैं, हमको पता होता है कि ये बिगड़ेगा, हमारा चलेगा नहीं, बावजूद उसके हम जाते हैं और हमको पता है हम हर्ट होने वाले हैं, फिर भी हम वो सारे काम करते हैं और उसके बाद हर्ट भी होते हैं और फिर गिल्ट में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड में एनर्जी पुल कर रहा है। कॉन्शियसली हम सोचते हैं हम हो रहे हैं, लेकिन आप देखो जो आपने एग्जाम्पल दिया है ना, वो अपने आप में ही बता रहा है कि वो हम नहीं चाहते हुए भी चले जाते हैं। सब कॉन्शियस माइंड उसे पुल कर रहा है। और वो कहाँ से आ रहा है? बचपन में ट्रॉमा आपने वो देखा है, रिलेशनशिप का, एब्यूजिव, डोमिनेटिंग, और पास्ट लाइफ से आ रहा है। दो चीजों से ही आता है। ना चाहते हुए भी आदमी कई बार कर जाता है। नहीं करना, पता नहीं किस एनर्जी ने करवा दिया मेरे से, पता नहीं मैं कब ऐसी होती चली गई। जो आपका पैटर्न बन गया, आप एक बार दबे, दो बार दबे, तीन बार दबे, आपका इनर चाइल्ड बन गया वो, आप दबते चले गए और फिर आप बोल ही नहीं पाओगे। कई मैंने बार देखा है, जेंट्स हो या लेडीज हो, जो भी डोमिनेटिंग दूसरा पार्टनर होगा वो बोल ही नहीं पाएगा अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले पाता है। क्यों? क्योंकि एक तो उसके जो सोसाइटी ने उसे दिया, जो फैमिली ने दिया उसे पैटर्न कि भाई बोलना ही नहीं है, फैमिली के आगे, बड़ों के आगे बोलना ही नहीं है, रेस्पेक्ट है, सब कुछ है। अच्छा, तुम इसको पलट के जवाब तुमने कैसे दे दिया? तुम क्या रेस्पेक्ट नहीं करते अपने पार्टनर की? या तुम घर के वालों की रेस्पेक्ट नहीं करते? इन लॉज के सामने तुमने खड़े होकर मना कैसे कर दिया? आज भी बहुत घरों में ऐसी चीजें होती हैं। ओके, सो जो लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं उनको अब क्या करना चाहिए, जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं? देखो, अगर पॉसिबल है तो हमसे एक्सेस कॉन्शियसनेस की क्लासेस करो, क्योंकि हम आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो सारे कार्मिक पैटर्न्स रिलीज कराते हैं। हम वो गिल्ट जो आता है आपको, जो आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे, वो करवाते हैं। इसमें ना एक बात अब मैं बताऊं, आपकी ना सेल्फ वर्थ बहुत हैमर होती है। आप अपने ही नजरों में बहुत गिर जाते हो। आप कहते हो ना, आपने सुना होगा कई लोगों से ऋषभ कहते हुए, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। करेक्ट। हाँ, हम तो कुछ मैटर ही नहीं करते। हमारी तो मिट्टी खराब है, हमारी लाइफ खराब है, लाइफ खराब है। हम तो बस, हमारी तो किस्मत फूट गई है। हाँ, हम तो बस सांस ले रहे हैं, अंदर से कुछ मर चुका है हमारे। प्लीज अपने लिए, ऐसे लोगों को प्लीज अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। खड़े हो जाओ, क्लासेस करो, क्योंकि आजकल बहुत क्लासेस हैं, ऑनलाइन भी है, इन पर्सन भी है। मैं ही कराती हूँ आकाशिक रिकॉर्ड्स की, जिसमें मैं हीलिंग भी करवाती हूँ। एक्सेस कॉन्शियसनेस की मैं 4.5 दिन अपने सामने बैठा के कराती हूँ। प्लीज उनको करो और फिर देखो कि कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए स्टैंड लो। अगर आप क्लासेस भी नहीं ले सकते तो प्लीज़ ऐसे लोगों को ना सबसे पहले अपनी ग्राउंडिंग अच्छी करनी चाहिए। नंगे पैर घूमो, सॉल्ट वाटर बाथ लो, क्योंकि आप पैटर्न्स में, और आपने वो एनर्जी स्टक कर रखी है अपनी स्पेस में। हैवी एनर्जीज हैं, ऐसी एनर्जीज हैवी होती है। सॉल्ट वाटर बाथ से ना वो हैवीनेस रिलीज होने लगती है। हाँ, उसमें टाइम लगेगा आपको, लेकिन करो। सब कॉन्शियसली जब आप सो रहे होते, सोने से पहले आपका माइंड बहुत एक्टिव होता है, तो प्लीज़ अपने आप से बोलो कि मैं पुराने सारी
जो बंधन है, स्टक एनर्जीज है, अब उनको रिलीज कर रही हूँ या कर रहा हूँ और अपने लिए फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ, अपने लिए स्टैंड ले रहा हूँ और मैं डिजर्व करता हूँ हैप्पीनेस। कई लोग सोचते हैं मेरी तो किस्मत में ही नहीं है, मुझे तो मिल ही नहीं सकता, मैं तो डिजर्व ही नहीं करता हूँ ये। तो ऐसे लोगों को ये वर्ड जरूर यूज करना चाहिए कि मैं डिजर्व करता हूँ ये अच्छी अपने लिए जिंदगी, अपने लिए खुशनुमा जिंदगी, अपने साथ मैं डिजर्व करता हूँ। और उठने के बाद भी बोलो, 2-3 मिनट लगते हैं ये सोने से पहले और उठने के बाद। प्लीज इसको करो, देखो कैसे लाइफ चेंज होती है। मैं मानती हूँ कि इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आप देखो कि कैसे टर्न होने लगती है। हाँ, आप अगर हमसे क्लासेस लेते हो तो वो 100x बढ़ जाता है, स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं ले सकते तो प्लीज कुछ ये टोटके हैं जिन्हें जरूर करना चाहिए। विजन बोर्ड बना लो, उस पर लिख लो, हैंड से लिखो कि मैं अपने लिए ये कर रही हूँ, जैसी भी आप लाइफ चाह रहे हो, और उसे रोज देखो, उसको पढ़ो, बहुत फर्क पड़ता है। ये चीजें ऐसी होती है ना ऋषभ कि मुझे लगता है सबको करनी चाहिए, क्योंकि अगर स्टक इमोशंस बहुत ज्यादा ऐसे ग्रीफ के, गिल्ट के आपके अंदर रहते हैं तो वही तो डिजीजेस बनाते हैं। इस पर हमने एक पॉडकास्ट भी किया था, रिमेम्बर, कि प्लीज करो उसको। ओके, सो जैसे आपने बताया कि ये सारी चीज़ें करनी चाहिए और ये जो बोल रहे हैं वो सारी शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपने लिए पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए बोलना चाहिए, लिखना चाहिए। सो बहुत सारे हमारे अराउंड ऐसे लोग भी होते हैं जो वो बोलते हैं, तो फिर ये भी मैटर करता है कि हमें उनसे दूर हो जाना चाहिए। ऋषभ, ये तो बताओ कितनी बार हम बात कर चुके, टॉक्सिक लोगों को निकालना चाहिए। राइट। टॉक्सिसिटी किसी भी लेवल पर एक्सेप्ट मत करो, हट जाओ वहां से। रिमेम्बर हमने एक रिलेशनशिप का पॉडकास्ट किया था जिसमें हमने टॉक्सिसिटी रेड फ्लैग के ऊपर बात करी थी। प्लीज ऐसे लोगों को अगर आपको ब्लॉक करना पड़े ना, कर दो, चाहे वो आपके अपने नियर एंड डियर वंस ही क्यों ना हो। एक बार बताऊं, चलो आपको आपके कुलीग्स या वो सब करते हैं, आप थोड़ा दिन आपको बुरा लगेगा, आप उनसे हट जाओगे, लेकिन टॉक्सिसिटी सबसे ज्यादा सैबोटेजिंग या हिट करना अगर आपके सिबलिंग्स में है ना, तो सच बताऊं क्या इसका आफ्टर इफेक्ट होता है, आप उनके साथ बैठ के खाना तक खाना पसंद नहीं करते। और मैंने ऐसे कितने केसेस देखे हैं, कहते हैं मैम हम अब उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते, हम उनसे कनेक्शन रखना तो बहुत दूर की बात है, अब तो सालों हो गए हम बात भी नहीं करते क्योंकि उन्होंने हमें हैमर किया है। सोच के देखो ऋषभ, आपने जिनके साथ पूरा चाइल्डहुड निकाला, करेक्ट, प्यार की एनर्जीज होती हैं, सगे भाई बहन में, सेम पेरेंट्स से हैं, सब एक ही घर में पले बड़े हैं, वो जब आपकी सेल्फ वर्थ पे पिन करते हैं, स्टैप करते हैं आपको, वो आप उनके साथ कभी भी हिल मिल नहीं सकते। और बहुत अच्छी बात है कि उनसे अलग हट जाओ, क्योंकि वो अपना व्यवहार नहीं बदलेंगे। रूट कॉज में मैंने हमेशा देखा है कंपैरिजन और जेलस आता है, वो आप किसी का ठीक नहीं कर सकते, वो उनकी अपनी चॉइस है। आप हट जाओ वहां से, आप अपने आप को लो मत फील होने दो किसी के लिए भी। यहाँ पर मैं एक फ्रेज जरूर यूज करूंगी, अकेले आए हो अकेले जाओगे, अपने साथ रहना शुरू करो, जो कि लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। आप देख लो ना, अगर आपको अच्छी हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहिए, मैं भी आपको एक टिप बताती हूँ, लोग वो कर ही नहीं पाएंगे, मैं आपसे गारंटी दे सकती हूँ। आधा घंटा अपने साथ बैठना शुरू करो। मैंने ना इस पर रिसर्च कर रखी है, और ये मैं उससे बोल रही हूँ, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मैं उनसे एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेती हूँ रैंडमली, आप अपने साथ कितना बैठते हो? कहते मतलब? मैं कहा अपने साथ कितना बैठते हो? कहते इसका मतलब क्या है? मैं कहा अकेले अपने साथ कितना ही देर आप बैठते हो? कई लोगों ने मुझे रिप्लाई दिया कि हम तो कभी नहीं बैठे आज तक, बैठे ही नहीं हम अपने साथ कभी अकेले। अकेले घूमने निकल जाओ, कार लो, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाओ, अपने साथ अकेले डिनर डेट पे चले जाओ, लंच डेट पे चले जाओ, अकेले अपने साथ पिक्चर देखने चले जाओ, बैठो अपने साथ 15 मिनट अकेले। लोग कर ही नहीं पाते ये। तुम अपने साथ अकेले बैठना शुरू करोगे ना, ट्रस्ट मी, जो मैंने कहा था ना, पेट्रीफाइड होके तुम रिलेशनशिप में नहीं जाओगे, फिर तुम सॉलिट्यूड की एनर्जी से जाओगे, क्योंकि तुम तब ऑनरिंग के साथ अपने आप को सबसे पहले तुम ऑनर कर रहे हो। तुम्हारी 99% दिक्कतें, 90% मैं कहूंगी दिक्कतें वहीं खत्म हो जाएंगी कि तुम तब क्या अट्रैक्ट करोगे? अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करोगे तब। जब मैं लोगों से कहती हूँ ना कि तुम अपने साथ बैठो 15-20 मिनट, उन्हें इतनी बड़ी ये पनिशमेंट लगती है, घड़ी देवे टाइम देखते रहेंगे, कि मैम ने कहा था 15 मिनट बैठना है तो घड़ी देखते रहेंगे, या चाय के कप के साथ बैठ जाएंगे, या पानी सिप करते रहेंगे। right. ये सब नहीं करना है। अकेले ऐसे बैठे तो ऐसे नहीं बैठ सकते 15 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट से स्टार्ट करो, 10 मिनट ले जाओ, लेकिन शांति से। उस टाइम कुछ आपके पास डिस्ट्रक्शन चाहिए, मोबाइल आपका ऑफ होना चाहिए, लैपटॉप नहीं होना चाहिए, घड़ी नहीं देखनी है आपको, अकेले बैठ जाओ,
मुश्किल लगेगी स्टार्टिंग में, लेकिन आप देखो ये आपको कितना फ्रूटफुल होगा, यही आपको सॉलिट्यूड में ले जाएगा, यही आपको अपने अंदर से शांति लाएगा, और तब आप एक हार्मोनियस रिलेशनशिप में जा सकते हो। यहाँ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि केवल मोबाइल पे बैठ के रील देखना अपने साथ बैठना नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सीरियसली। मतलब लोगों को ये लगता है कि हम बैठे हुए हैं 1 घंटे रील स्क्रॉल किया तो हम अपने साथ बैठे, हाँ, या चाय पी रहे हैं तो हम अपने साथ बैठे, वो नहीं है। मॉर्निंग में अगर आप वॉक कर रहे हो वो भी अपने साथ, ठीक है, हाँ वॉक में फिर भी कहूंगी हाँ चलो ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन बैठ जाओ, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, नेचर में बैठ जाओ, चिड़ियों को चहचहाना सुन लो, वो भी अपने साथ है एक तरह से। करेक्ट। तभी तो कहते हैं ना कि जंगल में जाना एक बहुत अच्छी थेरेपी होती है, लेकिन अब नहीं, कोई हर एक कोई जंगल नहीं जा सकता, कम से कम अपने साथ तो बैठना शुरू करो, जो बहुत अच्छी चीज है। सुबह का टाइम अच्छा होता है, इवनिंग का ले लो, सोने से पहले बैठ जाओ 10 मिनट अपने साथ, बैठना शुरू करो, हैबिट ऐसे ही बनती है, वही आप देखोगे कि आपको अंदर से क्लिनजिंग वो ही स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो बहुत कंफ्यूजन है ये कि एक्चुअल में रिलेशनशिप है क्या, क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया कि फैशनेटिंग हो गया है थोड़ा सोशल मीडिया, सोशली, कि उसके पास भी है, मेरे पास भी होना चाहिए, तो एक क्या क्या नीड होनी चाहिए, मुझे कब लगे कि हाँ मुझे रिलेशनशिप की जरूरत है, और रिलेशनशिप की क्या एक डेफिनेशन होनी चाहिए कि हाँ भाई ये पैरामीटर्स है, अब ये ठीक है, नहीं है तो ये नहीं है, ये रेड फ्लैग है। भाई सबसे पहले तो एक्सेसरी मत बनाओ रिलेशनशिप को। ओके। लोग क्या करते हैं, जैसे कानों में पहन लिया, अच्छा ब्रेसलेट पहन लिया, इस तरह से ना एक्सेसरी बना चुके हैं रिलेशनशिप को, कि हमें तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमें व्हाट्सएप पे करना है, हमें किसी की जान खानी है, कोई हमारी जान खाए, कोई हमें कंट्रोल करे, हम किसी को आंसरेबल हो, ये चीजें आ गई है रिलेशनशिप में। राइट। एक्चुअली में आपने बहुत खूबसूरत चीज पूछी कि रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्या है। रिलेशनशिप की एक्चुअल डेफिनेशन होती है क्रिएशनशिप। अगर दो लोग क्रिएट कुछ कर रहे हैं ना मिलके, तो वो अच्छी रिलेशनशिप है, अदरवाइज वो नहीं है। हमारी सोसाइटी में इतनी भागम भाग है, देखो मैं अभी मेट्रोज की बात नहीं करती, पर मेट्रोज में भी अगर आप कुछ जगह ले लो, आज भी ऐसे परिवार हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी पुश करती है कि चलो अब शादी कर लो, अब पढ़ाई हो गई, अब आगे क्या, अब शादी कर लो। तो वो रिलेशनशिप नहीं होती है, वो दूसरे डिफाइन कर रहे हैं आपकी रिलेशनशिप को। जब तक आप खुद अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, जब तक आपको जरूरत महसूस नहीं हो रही है, तब तक किसी को रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सच बात है, वो आदमी आपको एक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्पेस देना चाहिए, आपको रिस्पेक्ट करे। इतने बचपन में तुम शादी कर लोगे, आपको लगता है रिस्पेक्ट कोई चीज आएगी? मैंने कितने क्लाइंट्स के साथ देखा है जो मुझे कहते हैं कि करते ही जा रहे हैं लॉस के लिए, इतना बड़ा बड़ा परिवार, आज भी ऋषभ बड़े बड़े परिवार होते हैं, right. 2-3 नंदे होती हैं, 2-3 देवर जेठ होते हैं, पूरा खानदान एक साथ रहता है। आप राजस्थान में चले जाओ या इधर एमपी में चले जाओ, लोग पूरे कुनबे के साथ रहते हैं, कहते हैं हम काम ही करते रहते हैं, हमें शांति से बैठने को मिलता ही नहीं है। ये कहाँ की रिलेशनशिप है? ये मैरिज थोड़ी है। तुम डोंट माइंड इट, आई एम सेइंग, तुम एक ऐसी शादी में चले गए जहाँ पे तुम्ही रानी और तुम्ही नौकरानी वाली जो एक कहावत नहीं होती है, और तुम अपने आप को खुश कर रहे हो कि यार ये पूरा घर मेरा है। क्या मेरा है? तुम एक बिना छुट्टी के काम कर रहे हो यहाँ पे, बस एक वही वाली बात है, आपको संडे भी नहीं मिलेगा अपने लिए। वो रिलेशनशिप आपके लिए कुछ भी नहीं करती है, एक्चुअली में कुछ करेगी ही नहीं वो रिलेशनशिप। क्या है उसका मायना? Right. आज भी मैंने लोगों को देखा है, मेरे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं, घूमने ही नहीं जाते हैं। आप समझ गए, हस्बैंड वाइफ प्राइवेसी में रहते ही नहीं है। मतलब मुझे इतना सरप्राइज होता है जब मेरे पास लेडीज आती हैं कि मैम पता ही नहीं है, हम तो ठीक है अगर फ्लोर भी हमारे ऊपर नीचे है ना, लेकिन फिर भी किचन एक है, और आज भी ऐसे ऐसे फ्लोरिंग में लिफ्ट्स नहीं लगी हुई हैं, जीना चढ़ के ऊपर नीचे जाते हैं। तो वो एक सजा हो जाती है, उसमें आपकी फ्री विल कहाँ आ गई? उसमें आप कहाँ, मतलब फ्री विल तो खैर मैं मानती हूँ होते हैं, लेकिन इतने बंधन में होता है क्योंकि सोसाइटी सिखाती भी नहीं है हमको कि कैसे तुम अपने लिए स्टैंड ले लो। करेक्ट। तो फिर वो डेफिनेशन नहीं है भैया, शादी करो उसलिए करो कि वो क्रिएशनशिप बने, आप एक दूसरे की वैल्यू करो, रिस्पेक्ट करो एक दूसरे की, आप एक दूसरे की स्पेस को ऑनर करो, डोरमैट मत बनो। ऑनरिंग बहुत जरूरी है, और जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट कर लो। शादी में क्या होता है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, लोग ना एक सुधार केंद्र खोल लेते हैं। राइट। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, आजा मैं तुझे सुधारता हूँ। क्यों?
क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना जनरली लेडीज को कहा जाता है जो करना है पति के घर जाके करना, जो करना है पति के घर जाके करना, और आदमियों के ऊपर इतना प्रेशर होता है तुझे तो पूरे खानदान का संभालना है, तेरी बहनें हैं, तेरी माँ है, तुझे अपने फादर का भी नाम देखना है, तो तू अपनी मर्जी नहीं चला सकता, तुझे ये भी देखना है, ये भी देखना है। वो बेचारे वैसे ही बोझ में दबे होते हैं पूरे खानदान के और परिवार के और नौकरी के और पैसा कमाने के। तो जब उनकी वाइफ आती है तो वो सोचते हैं मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ, और तो कोई मेरे कंट्रोल में आता नहीं है। राइट। वो उनको कंट्रोल करने लगते हैं। वाइफ इस मूड से आती है कि हमेशा मुझे कभी तो कुछ करने ही नहीं दिया गया, तो चलो अब मैं अपने हस्बैंड से अपनी मन की मर्जी कराऊंगी। वो चाहेगी घूमने जाए, हस्बैंड कहेगा नहीं तुम मेरे पूरे परिवार का देखो, क्योंकि सबकी उम्मीदें हैं। वो उसके लिए कुछ खरीद के लाएगा तो पहले माँ और बहनें बैठी है, पहले उनको भी देना पड़ेगा, अकेले में वो उसके लिए ला नहीं सकता कुछ, नहीं तो सबके मुंह बन जाएंगे। तो वो स्टैंड भी लेना नहीं सिखाया जाता हमारे यहाँ। प्लीज इसे क्रिएशनशिप बनाओ, रिस्पेक्ट करो एक दूसरे की। आई हैड अ क्लाइंट एंड यू नो इंटरकास्ट मैरिज हुई थी, वो क्रिश्चियन थे और ये हिंदू थी समथिंग। तो ऐसी बात हो रही थी, तो शी सेड कि हमारी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने तो मेरी मदर इन लॉ से कह दिया था कि अगर मैं अभी इसके साथ टाइम नहीं स्पेंड करूंगा तो हम दोनों की ट्यूनिंग कैसे बैठेगी। राइट। एक दूसरे की ट्यूनिंग बैठना बहुत जरूरी होता है। तो स्टार्टिंग का टाइम है शादी का, तो मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करूंगा, आप बुरा मत माना करो। वो मुझे खूब घुमाने ले जाते थे, हम लोग डिनर जाते थे, पिक्चर्स देखने जाते थे। मैं सोच रही थी ये सोचते सोचते क्लास लेते हुए, मैं कहा देखो कितनी अच्छी बात है। कितने जेंट्स ऐसा होते हैं जो अपनी मदर को इस तरह से रिप्लाई कर देते हैं, नहीं करते हैं, शर्म में ही आ जाते हैं कि नहीं तो जोरू का गुलाम का टैग मिल जाएगा। डरते हैं ना जेंट्स। करेक्ट। वो कंट्रोल एक सुधार केंद्र ही तो खोल लेते, तुम्हें ये नहीं आता, लाओ मैं तुम्हें ये सिखाता हूँ, ये सिखाता हूँ, यही करते रहते हैं। आप लड़कियों का भी तो देखो, वो अपनी मम्मी के घर रह रही हैं, पापा की परी बन के, पूरी किचन उन्होंने कभी संभाली नहीं, उन्हें आंटी नहीं पता कि हल्दी खत्म हो गई है, गरम मसाला नहीं है, कैसे करना है। आते ही सास ने कह दिया भाई तुम ये करो। उस बेचारी को कुछ भी नहीं पता, उसे हफ्ता भर 10 दिन संभलने दो। माँ के घर तो वो उठती थी 9 बजे 11 बजे, यहाँ पे तुम उसे उठा दो 6 बजे, कहोगे सबकी चाय बनाए। उस बेचारी को आदत भी नहीं है, वो कैसे करेगी। अब ये कहाँ क्रिएशनशिप आ गई, तो रेड फ्लैग्स ही है ना सारे के सारे। लेकिन बस वही है, बहू आ जाए तो पूरा खानदान संभाल लेगी। राइट। मैं एक रात में कौन सी गीता से सीता बन गई फिर लेने के बाद वो। डेफिनेटली मैम, बहुत सही बात है। लेकिन जैसे एक हमारा जिक्र हुआ कि रिलेशनशिप को इस तरह से बनाया गया है कि एक दूसरे की जान खा जाए, एक कोई होना चाहिए हमारी लाइफ में, इस तरह से हो। तो कई लोगों का ये मानना है कि अगर नोक झोंक नहीं होगी एक किसी रिश्ते में, लड़ाइयाँ नहीं होंगी, तो प्यार भी नहीं होगा, स्पार्क नहीं होगा। ये भी डेफिनेशन दी जाती है। किस हद तक ये ठीक है? ऋषभ मैं बताऊं, नोक झोंक होती है प्यार वाली। ओके। एक प्यार वाली नोक झोंक होती है और एक होती है अब्यूजिव नोक झोंक, जिसमें आप दूसरे को डाउन फील कराते हो। राइट। जिसे आप ईगो पे ले जाते हो। मैं हमेशा मानती हूँ कि स्पार्क रखने के लिए हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप में होना चाहिए वो नोक झोंक प्यारी वाली, एक दूसरे को यू नो सताने वाली, एंजॉय करने वाली, वो होनी चाहिए, वो स्पार्क्स रहने चाहिए। लेकिन ये नहीं कि आप डाउन फील करा रहे हो, दूसरे को छोटा महसूस करा रहे हो। उसमें ना वो आदमी अंदर से टूट जाता है। क्योंकि मानो ना मानो, आज भी लेडीज का दिन तब स्टार्ट होता है जब हस्बैंड ऑफिस से आता है 5 या 6 बजे। जब वो ऑफिस से आता है ना, तब उसका दिन स्टार्ट होता है। मत रखो ना उस टाइम लैपटॉप पे, मत बैठो ना, मत फोन कॉल्स अटेंड करो ना। वो आधा घंटा 1 घंटा अपनी वाइफ के साथ स्पेंड कर लो। वो कुछ नहीं करेगी, वो तुमसे शिकायतें करेगी, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे। सुन लो, कान में तेल डाल के सुन लो। ये होता है रिस्पेक्ट करना, ये होता है ऑनरिंग, कि ठीक है मैं सबसे सुन रहा हूँ कि मेरी मदर ने ऐसे किया, मेरे फादर ने ऐसे किया, ये तुम्हारी बहन ने मुझे ऐसे सुना। सुन लो, रिएक्शन मत दो। अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम सॉरी, खत्म। बस उसका ये चीज ना इसी में खत्म हो जाता है। हाँ मेरे हस्बैंड ने सुन लिया, फिर वो खुश हो जाएगी, चहकने लगेगी एंड ऑल दैट। उसे नहीं चाहिए कि वो तुम उसके बिहाफ पे जाके अपने पेरेंट्स से लड़ो। बस उसको सुन लो, वो हो गया खत्म। यही हस्बैंड का है कि जब वो घर पे हो, चाय खाना उसे गर्म मिल जाए, ये वो उसमें बड़ा तृप्त है। टाइम पर उसको सोने को मिल जाए, उसके कपड़े वपड़े मिल जाए। भाई लड़के पैम्पर्ड होते हैं अपनी मदर साइड से। मेरा अपना लड़का है, मैंने उसे पैम्पर कर रखा है, उसका सारा कमरा बिखरा रहता है, मैं संभालती हूँ। भाई तुम्हें पता है लड़के ऐसे होते हैं, जो भी वाइफ आएगी उसकी, मैंने उसे अभी तक संभाला है, तुम भी संभाल लो। उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, लड़के सारे ऐसे ही होते हैं। इसमें कोई इसमें दो राय नहीं है।
मेरा बेटा और बेटी हैं, दोनों अपोजिट हैं। बेटी इतनी संभाल के रखती है कि जो मेरे यहाँ हेल्पर आती है ना डस्टिंग और सारा करने, वो खुद कहती है कि दीदी का कमरे को ना हमें छूना नहीं पड़ता, जैसा छोड़ के जाते हैं वैसा ही मिलता है, दीदी इतना ध्यान से। और भैया का कौन सी चीज कहाँ फैली होगी कुछ नहीं पता, सारा पेपर्स का ध्यान मेरे हस्बैंड रखते हैं और उसके सारे कपड़ों का और चीजों का मैं रखती हूँ। तो तुम भी उसकी वाइफ भी संभाल ले ये चीजें, पर हम ईगो पे ले आते हैं, तुम्हें ये नहीं आता, तुम गीला तौलिया यहाँ छोड़ देते हो, तुम जुराबे और जूते रखते नहीं हो, मतलब तो तुम भी संभाल लो। ये अंडरस्टैंडिंग कोई देता ही नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग ले लो थोड़ी सी, तुम्हारे वैसे ही झगड़े खत्म हो जाएंगे। ओके, सो लिसनिंग एंड एक्सेप्टेंस, ये दो चीजों बहुत जरूरी है भैया। एक्सेप्ट कर लो जो जैसा है वैसा है और उसको ऑनर करना शुरू कर दो। ओके, और ज्यादा अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है ना कार्मिकली, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर आपका पास्ट लाइफ का आपको वो पैटर्न्स आपको बार बार वैसे सिकनिंग पार्टनर्स बार बार मिलते हैं, तो अपने उन पैटर्न को पहचानो, उसके ऊपर काम करो, क्योंकि अगर आप वो उसे ठीक नहीं करोगे तो वो आपका लूप चलता रहेगा, आप उसमें रह ही नहीं पाओगे, फिर आपको नहीं मिलेगी अच्छी रिलेशनशिप। ओके, आपको अलाउंस में आना ही पड़ेगा, आपको उसको रिलीज करना ही पड़ेगा। ओके, सो हमारी लाइफ में अगर कोई आ रहा है और कुछ थोड़े टाइम के लिए आया है और फिर वो चला गया है, तो ये डेफिनेटली हमारा कोई कर्मा पूरा करने आया था। एब्सोल्युटली, सोलमेट होता है, ट्विन फ्लेम्स होते हैं यहाँ पे। ट्विन फ्लेम में ना आपकी शादी नहीं होगी अगर अपोजिट जेंडर है तो, ओके, और अगर वो अफेक्शन लव वाला है तो। लेकिन एक बहुत ही बेचैनी वाली ना दोनों में तड़प होती है। जरूरी नहीं है कि अपोजिट जेंडर में ही हो, वो सेम जेंडर भी हो सकता है, कोई एज इसमें डिफरेंस नहीं है, एज गैप बहुत ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। वो ट्विन फ्लेम है, उसमें कभी आप लॉन्ग टर्म नहीं होगा, उनका एजेंडा पूरा होगा और वो बिछड़ जाएंगे, वो चले जाएंगे। सोलमेट भी जब तक आपका कार्मिकली उनके साथ है वो जुड़े रहेंगे और उसके बाद वो भी चले जाते हैं। एंड ऑफ द डे आपकी जर्नी अपने साथ है। अगर आप ये बिठा लो कि जो मेरी लाइफ में आया है वो मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है, वो मुझे कुछ बताने के लिए आया है, तो वो आपको बेनिफिशियल रहेगा, तो आप अपने अंदर ज्यादा समा जाओगे। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग लानी ही मुश्किल होती है लोगों के लिए, राइट, वो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप ये ले आए तो आपका हो जाएगा। ओके, क्योंकि सोलमेट देखो कोई भी आएगा, वो कुछ टाइम के लिए आएगा, आपको सिखाएगा और चला जाएगा, कोई भी परमानेंट नहीं रहता है। और ये बात ना बिल्कुल सही है, इसे यूथ को भी समझना चाहिए, और जो एज के लेडीज हैं, हमारी एज की लेडीज को, उनको भी समझना चाहिए। जब बेटे की शादी होती है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्यों होती है किसी लड़की को? क्योंकि मदर इन लॉ का या नंदों का बहुत इंटरफेरेंस होता है फैमिली वालों का। करेक्ट, गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो, माँ को पीछे हो ही जाना चाहिए, इसमें कोई ईगो की बात नहीं है, होना ही चाहिए, उससे रिलेशनशिप्स अच्छी ज्यादा रहती हैं। ओके, सो वर्षा मैम, हमने कार्मिक रिलेशनशिप को आपने जैसे बताया कि डेफिनेटली कोई आता है और वो जा रहा है टेम्परेरी बेसिस पे, तो वो आपका कोई कर्मा है उसको पूरा करने आया है। एक और शब्द आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड होता है, ट्रॉमा बॉन्डिंग, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्या? ट्रॉमा बॉन्डिंग, मैंने जैसे कि कहा, अगर बचपन आपका, आपने देखा है कि लड़ाई झगड़े हुए आपके पेरेंट्स में, या अगर आप एक बड़ी जॉइंट फैमिली से है, भाई भाभी में, या घर के लोगों में, चाचा चाची में, दादा दादी में, तो बच्चा वो पिक कर लेता है एनर्जी, ओके, और वो ट्रॉमेटाइज रिश्तों को लेके हो जाता है, और वो ही फिर वो पैटर्न वो लेता है। तो जरूरी नहीं है कि आप हर बार कार्मिकली ही ला रहे हो, पास्ट लाइफ से ही ला रहे हो, ये तो मैंने भी स्टार्टिंग में भी कहा था। आपका माहौल बहुत कुछ डिसाइड करता है, आप जिसमें पले पड़े हो। अगर वहां आपने अब्यूज देखा है, वर्बल या फिजिकल, या रिश्ते अच्छे चलते हुए नहीं देखे, आपने देखा है डोमिनेंस बहुत रही है रिश्तों में, जेंट्स ने या लेडीज ने इस तरह से किया है, तो वो बच्चा कैरी करता है अपने स्पेस में, क्योंकि न्यूरॉन्स ही तो है, एनर्जी क्या है, न्यूरॉन से आपका ब्रेन में सेट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स उसके ट्रांसफर हो रहे हैं, वो चार्ज बना रहे हैं सारा का सारा, वो ही चीज आप लेकर जाओगे आगे, और फिर बच्चा वो ही पैटर्न और लूप पुल करेगा अपनी तरफ। ये काफी ट्रॉमेटाइज होता है और इस पे काम करना पड़ता है आपको, और तब ही आप आगे से रिलीज कर सकते हो, नहीं तो आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती है। ये चीज आप इसमें भी देख लो इस तरह से कि बच्चे ना कई बार फिर रिलेशनशिप में अगर उन्हें चलानी भी होती है ना नेसेसिटी के लिए, तो मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। कोई एक पार्टनर बहुत मैनिपुलेटिव होगा और वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कि मेरी रिश्तेदारी अच्छी चलती रहे अपने हस्बैंड के साथ, या कैसे भी अच्छी चलती रहे रिलेशनशिप में, अच्छा चले, वो झूठ का सहारा
विदाउट एनी गिल्ट, उन्हें गिल्ट भी नहीं होता है, या अपनी बात को मैनिपुलेट करके, आपने देखा होगा मैनिपुलेट करके या गैसलाइट करके, गैसलाइट ना एक बड़ा ट्रेंडी वर्ड है, पर आपको ये बताऊं ये बहुत सटीक बैठता है कई बार अपनी डिपेंडेंस दूसरों के ऊपर बनाने के लिए, कि देखो कोई तुम्हारे लिए नहीं सोचता सिवाय मेरे। तुम इतना मेंटली हैंडीकैप कर देते हो दूसरे आदमी को कि वो तुम्हें देखेगा ही देखेगा, वो तुम्हें छोड़ के जाएगा ही नहीं। ये होता है ट्रॉमा बॉन्डिंग। बहुत मैनिपुलेशन के साथ, गैसलाइट के साथ, कि आपने अपने ऊपर डिपेंडेंसी भी बना ली, ये भी एक तरह का ट्रॉमा है, या फिर अब्यूजिव में आ गए आप। तो ट्रॉमा भी यहाँ पे कई तरह का होता है कि आप मेंटली उसे ट्रॉमेटाइज कर दोगे कि वो आपके अलावा कुछ सोचेगा ही नहीं, तो आपने फ्रीडम कहाँ दी? आपने तो अपने ऊपर ले लिया, उसे एक तरह से कंट्रोल कर लिया, आपने उसे अपने विक्टिम बना लिया अपना, कि भाई ये तो तू विक्टिमाइज हो गया मेरा और तुझे मेरे ही हिसाब से करना पड़ेगा, तो वो कंट्रोल करा है रिलेशनशिप को। आपने फिर उसमें फ्रीडम कहाँ दी? रिलेशनशिप ऑलवेज मस्ट बी क्रिएशनशिप, जो बहुत मुश्किल होता है, लोगों के लिए समझते नहीं है, क्योंकि फॉर द नोन फैक्ट्स, जैसे मैंने अभी बताया, कि हमारी सोसाइटी सिखाती भी नहीं है और डिपेंडेंसी ही बनाती है कि इसके बिना कैसे होगा, तो चलो इसको कंट्रोल करके अपने हिसाब से काम चलाते हैं। तो यहाँ पे रिलेशनशिप एक ना बड़ा छोटा सा वर्ड है, लेकिन अपने आप में ना पूरी दुनिया ही समा के रखता है। करेक्ट मैम। सो जैसे आपने बताया कि जैसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं अपने आसपास, अपने घर में, कि जिस तरह के रिलेशंस हैं, हम उसी तरह से चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हैं, उसी तरह से बिहेव करने लगते हैं। तो क्या ये माना जाए कि जब हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं, किसी पर्सन से मिलते हैं, उसका जो व्यवहार है उससे भी हमको पता लग सकता है कि उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है? पीपल आर वेरी स्मार्ट, बहुत मास्क पहन के रखते हैं, आपको असलियत दिखाएंगे ही नहीं अपनी। लेकिन ये फैक्ट है कि जगह मैटर करती है, उनका घर मैटर करता है, उनके घर के लोग मैटर करते हैं। छोटे आप गांव कस्बों में चले जाओ, वहाँ पे दिखावे की जिंदगी होती है। करेक्ट। बहुत ज़्यादा वहाँ के देखो, कोई ऐसी, मैं कोई किसी जेंडर को या किसी कैटेगरी को नहीं ले रही हूँ, लेकिन आप देखो बहुत हमारे घर के जो बड़े होते हैं वो बड़े ही एक होते हैं ना कंट्रोल वाले। किचन में जो खाना बनेगा वो भी हमसे पूछ के बनेगा। आज भी बहुत घरों में ऐसा होता है कि जो खाना भी बनेगा ना, लेडीज जो बनाएंगी वो जेंट्स से पूछ के बनाएंगी, उनकी अपनी कोई इच्छा ही नहीं है कि आज मेरा मन ये कर रहा था तो मैंने ये बना दिया। नहीं, आपको जो पसंद है उस तरह की रोटी बनेगी, उस तरह की दाल बनेगी, उस तरह की सब्जियां बनेगी जैसा आपको पसंद है। तो ये चीज ना कई बार बहुत ही सफोकेटिंग होती है कि आपको फ्रीडम दी ही नहीं जाती, और एक तरह से यही आप अपने बच्चों में एनर्जेटिकली इनकलकेट करते हैं कि देखो ये घर में है, ऐसा ही रूटीन है, क्योंकि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जब उसने देखा एक बच्चे ने कि जो पापा ने कह दिया वही है, तो जेंट्स क्या सोचेंगे, जो मेल बॉयज होंगे, कि जो मैं कहूंगा वो मेरी वाइफ को मानना ही पड़ेगा। और जो गर्ल्स होंगी वो भी ये देखेंगी, हाँ मम्मी ने सर झुका के पापा की बात मान तो ली, तो मुझे भी ऐसे ही करना है। वो सब कॉन्शियसली वो वही एनर्जी कैरी कर रहे हैं, वो ही आगे लेके चलते हैं। इसी पे रिलेशनशिप और इन सब पे आ जाती है बात। तो हाँ, ये आप कह सकते हो कि ये सोसाइटी का ढर्रा है, लेकिन उसमें मैंने देखा है लोगों को पेन्स भी बहुत होते हैं। अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं लोग। फिर वो रिलेशनशिप के यही तो सारे रेड फ्लैग्स होते हैं। आपको इतनी भी फ्रीडम नहीं है कि अगर कभी पूरी खाने का मन है तो आपने अपने लिए पूरी और आलू की सब्जी बना ली, लेकिन पार्टनर कहेगा नहीं तुमने रोटी क्यों नहीं बनाई, मुझे तो हजम नहीं होती। खा लो एक दिन, प्यार से भी बात की जा सकती है, लेकिन लोग करते ही नहीं है। ओके, बिल्कुल करो। सो मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारी जानकारियां दी और मुझे लगता है कि मेरे पास सवाल बहुत सारे हमेशा की तरह, लेकिन समय का अभाव है। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग सच, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये लेसन्स हैं। जिसने भी पॉडकास्ट देखा होगा उन्हें समझ आया होगा, और बहुत कमाल का सेशन रहा। और मुझे लगता है कि हमें इसका पार्ट 2 या पार्ट 3 भी बनाना चाहिए, जिससे कि बहुत सारे के सवाल जो रह गए उस पर भी हम लोग हमें लिख के बता सकते हैं अगर वो कोई क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं। बिल्कुल, जो हमारे जो दर्शक हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्या चीज ऐसी लगी है जिसके बारे में आपको जानना है, तो हम डेफिनेटली उस पर आगे पॉडकास्ट करेंगे। तो अगर लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें हमारा चैनल, तो उन्हें बहुत इंसाइट्स मिलेंगी। बिल्कुल, डेफिनेटली मैम। और इसी के साथ आज हमने समझा कि हम रिलेशनशिप्स में क्या गलतियां करते हैं, क्या चीजें हमें करनी चाहिए, हम अपने आप को क्यों समय नहीं दे पा रहे हैं, और अपने आप को समय देने से क्या बदलाव होता है, इन सारी चीजों पर चर्चा करें। सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू।